नॉवेल बचपन का शौहर बकलम यमुना अहमद। आइस के बच्चे, तुम बचोगे नहीं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो आइस के पीछे दौड़ती चिल्ला रही थी। गुस्से से उसकी दूधिया रंगत सुर्ख हो चुकी थी। आइस हंसता हुआ आगे भाग रहा था और वो पीछे पीछे। चची जान बचा ले, वरना आज आपकी इस चुड़ैल ने मेरा खून पी जाना है। आइस फौरन से मदीहा बेगम को देखते ही उनके पीछे छुपा था। अम्मी, आप हट जाएं प्लीज, मैंने आज इसको नहीं छोड़ना। वो गुस्से में आइस को घूरते हुए मदीहा बेगम से बोली। देखिए चची जान इसको, कैसे मुझ मासूम के पीछे पड़ी हुई है। आइस मासूमियत से बोला। हुआ क्या है, पहले मुझे कोई ये बताएगा? मदीहा बेगम ने उनसे पूछा। चची जान मैं ना, चुप करो तुम तो, अपने मतलब की कहानी सुनाओगे। आइस अभी शुरू होता आनिया ने उसे चुप करवा दिया। अम्मी मैं आपको बताती हूँ, मैंने अपने लिए कल चॉकलेट फ्रिज में रखी थी, वो ये मोटा खा गया। और वो हंसी हो गई। बस इतनी सी बात पर तुम पूरे घर में चीखती फिर रही हो। वो हैरान हुए बिना न रह सकी। चाची जान मुझे नहीं पता था, चुप रहो तुम। अम्मी इसको पता था कि वो मेरी चॉकलेट है, मेरे अलावा और खाता ही कौन है? हाँ, और अम्मी ये इतनी सी बात नहीं है, आपको पता है चॉकलेट मेरी फेवरेट है, आप समझ क्यों नहीं रही? वो आइस को बोलने का मौका दिए बगैर गुस्से से कहती आखिर में मदीहा बेगम से दुख भरे लहजे में बोली। खैर अब इस मामले को रफा दफा करो और ले लेना चॉकलेट। दुनिया की आखिरी चॉकलेट तो नहीं थी जो इस तरह बिहेव कर रही हो। मदीहा बेगम आनिया को सुनाती किचन की तरफ बढ़ गई। हाँ, हद हो गई, आखिरी चॉकलेट थोड़ी थी। आइज ने उसे चिढ़ाते हुए लापरवाही से कहा। मैं तुम्हें हजम नहीं होने दूंगी आइज। आनिया के चेहरे के तासुरात देखते हुए आइज ने फिर से दौड़ लगा दी। इब्राहिम और फिरदौस बेगम के दो बेटे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा अहमद इब्राहिम और छोटा बेटा जफर इब्राहिम। बड़े बेटे अहमद साहब और उनकी जोजा सानिया। उनके दो बेटे थे, अरीश और अरीश अहमद के बाद आयस अहमद। अरीश जो कि बीबीए और एमबीए के बाद अहमद साहब के साथ बिजनेस के लास्ट ईयर में था, और आयस अभी पढ़ रहा था, वो बीबीए में आ गया था। जफर इब्राहिम और उनकी जोजा मदीहा की एक ही इकलौती बेटी थी, आनिया जफर इब्राहिम, सबकी लाडली। सबसे उसकी बहुत बनती थी, सिवाय एक इंसान के, यानी अरीश अहमद के, जो कि आनिया के मुताबिक इंतहाई खड़ूस किस्म का इंसान था। अलबत्ता आइज और आनिया की आपस में बहुत बनती थी, लड़ते झगड़ते भी थे, मगर एक भी बहुत था। आनिया आइज से 3-4 महीने ही बड़ी थी। उसके बाद इब्राहिम साहब की एक बेटी राबिया थी। उनके भी दो ही बच्चे थे, अरीज और सुबहान। अरीज आनिया से 1 साल ही छोटी थी और सुबहान अभी फर्स्ट ईयर में थी। राबिया बेगम अपने बच्चों और शौहर जाहिद के साथ कुवैत में रहती थी। मेरा सर मत खाओ, आइस झुंझुलाते हुए बोला। मैंने तुम्हारा सर खाना भी नहीं है, आई समझ, मुझे आइसक्रीम ही खानी है। आनिया बज़ेद हुई। आखिर ऐसी भी क्या आफत आ गई जो आइसक्रीम लाजमी खानी है? आइस लापरवाही से बोला। आइस, तुमने मुझे कहा था कि अगर मैं शर्त जीती तो तुम आइसक्रीम खिलाओगे। मुझे खानी है, खानी है, खानी है, वो जोर देते हुए बोली। अच्छा, ओलंपिक्स में नहीं जीती तुम, लूडो ही थी ना, बस इतना वावेला ना मचाओ। आइस मोबाइल में लग गया। वो दोनों इस वक्त लाउंज में बैठे थे। आनिया सारा टाइम नीचे वाले पोर्शन में ही पाई जाती थी, अरीश के आने से पहले तक, और वो आइस के साथ लूडो खेल रही थी। जब उन्होंने शर्त लगाई कि जो हारा वो आइसक्रीम खिलाएगा, और अब आइस हार गया था। आनिया तब से आइस के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन आइस खिलाने से ही इनकारी था। वो आइस ही क्या जो सीधे तरीके से बात मान जाए। कोई उन्हें चुप भी नहीं करवाता था कि उनके रोज का मामूल था। आनिया मुंह फुलाए बैठी हुई थी, तभी अरीश ने लाउंज में कदम रखा। वो इस वक्त ऑफिस से आ रहा था। अरीश ने अंदर आते ही सलाम किया। आइज ने सलाम का जवाब दिया और मोबाइल रख दिया, जबकि आनिया उसी तरह बैठी रही। अरीश आनिया की तरफ देखता, टाई की नॉट ढीली करता आइस के बराबर में बैठ गया। आइस, आज मौसम खराब नहीं लग रहा? अरीश ने आनिया की तरफ देखते हुए शरारत से पूछा। आनिया ने अरीश को घूरा। और आपका तो 24 घंटे ही खराब रहता है। वो गुस्से से पैर पटकती वहां से वॉक आउट हो गई। अरीश हैरान रह गया। उसने आइस को सवालिया नजरों से देखा तो आइस ने कंधे उचका दिए। बाकी सब किधर हैं? अरीश ने खुद ही मौजू बदलते हुए इधर उधर देखते हुए पूछा।
चची जान ऊपर और अम्मी जान किचन में होंगी। ओके, वो कहता हुआ वहां से उठ गया तो आयस फिर से मोबाइल पर लग गया। आए बड़े मिस्टर हिटलर, आज मौसम खराब नहीं लग रहा। आन्या गुस्से से अपने कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते हुए अरीश की नकल उतारते हुए बोली, पता नहीं समझते क्या है खुद को। अरीश अहमद, आन्या की बात के जवाब में बड़ा महफूज होकर कहा गया। वो आवाज पर चौंक कर पलटी तो अरीश निचला लब दांतों में दबाए खड़ा था। इस वक्त वो अपने ऑफिस वाली होलिये में ही था। टाई की नॉट ढीली और शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ी हुई थी। जेब में हाथ डाले खड़ा था। बाल माथे पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर भी थकान वाज़ेह थी। बेला शुबा वो बहुत वजीह था। तो मैं क्या अचार डालूं आपके नाम का? आनिया चबा चबा कर बोली। मैंने ऐसा कब कहा? अरीश चलता हुआ आनिया के बेड पर बैठ गया। आनिया की बुरी आंखें हैरत से खुल गईं। अरीश, और इतना बेतकल्लुफ? क्या चाहिए? आनिया ने सपाट लहजे में पूछा। गुस्से में क्यों हो? अरीश ने उसका सवाल नजरअंदाज करते हुए नरमी से पूछा। वो दोनों हाथ पीछे किए बेड पर टिकाए बैठा था। आपसे मतलब? आनिया ने आबरू चुकाए। तमीज से बात किया करो, मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ। वो एकदम सीधा होकर बैठा। नरमी? कौन सी नरमी? कब की आपने? आनिया भी उसी के अंदाज में बोली। सख्ती भी नहीं की मैंने अभी, समझी? जिस दिन मैंने सख्ती की ना, कोई रोक भी नहीं सकेगा मुझे। वो गुस्से से कहता कमरे से निकल गया। जब भी वो सोचता था कि आनिया से आराम से बात करे, वो उसको किसी न किसी बात पर गुस्सा दिला देती थी। आखिर पता नहीं ऐसा कब तक चल रहा था। आए बड़े, पता नहीं क्यों मेरे सर पर मुसल्लत कर दिए, फजूल का अजाब। वो गुस्से से सोचती बेड पर ही ढेर हो गई जहां अभी कुछ देर पहले अरीश बैठा था। वो मुंह फुलाए सोफे पर टांगे ऊपर किए बैठी थी जब सानिया बेगम वहां आई। क्या हुआ मेरी बेटी को? उन्होंने प्यार से आनिया से पूछा और उसके पास ही बैठ गई। कुछ नहीं ताई जान, बस मैं बोर हो रही थी तो सोचा नीचे चली जाऊं। नीचे आई तो आइस भी नहीं है। वो मुंह फुलाई बोली। उसके इस तरह से बोलने पर वो हंस दी। हाँ, आइस अपने दोस्तों के साथ गया है, तो तुम कुछ और कर लो। नहीं ना, यही तो समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। वो हनूज मुंह फुलाए हुए बोली। हेलो गर्ल्स, क्या हो रहा है? अभी सानिया बेगम कुछ कहती अरीश चलता वो उनके पास आ गया। वो ऑफिस से आ रहा था। बेटा, सलाम भूल गए हो? सानिया बेगम ने अरीश को टोका। आनिया हाथों पे चेहरा गिराए बैठी रही। अस्सलामु अलैकुम खवातीन, अरीश ने शरारत से कहते हुए खवातीन पर जोर दिया। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। सानिया अरीश के मजाक पर मुस्कुरा दी। अरीश उनके साथ वाले सोफे पर आकर बैठ गया। इन मोहतरमा को क्या हुआ? उसने सानिया बेगम से पूछा। बोर हो रही हैं आपकी बेगम साहिबा, उन्होंने गोया अहम इतला दी हो। जिस पर आनिया ने ताई जान को शिकवा की नजरों से देखा कि इन मोहतरम को बताने की क्या जरूरत थी। खैरियत, इनके पार्टनर कहाँ हैं? अरीश का मूड काफी खुशगवार था जो सानिया बेगम और आनिया ने फील किया था। आनिया तो बाकायदा मशकूक निगाहों से देखने लग गई थी। अब ऐसे ना देखो यार, अरीश ने डरने की एक्टिंग करते हुए कहा। अब तो आनिया को अरीश की दिमागी हालत पर शुबह हुआ। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, सानिया बेगम कहती वहां से उठ गई। आपको खैर तो है ना? आज दिमाग वगैरह तो नहीं हिल गया कहीं? चेक करें, आनिया ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। अरीश का बुलंद हुआ। नहीं यार, वही है, बल्कि ठिकाने पर ही अब आया है, अरीश ने जोमाइने अंदाज में कहा। आनिया ने अरीश को घूरा। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ आइसक्रीम खानी है? कल तुम्हें आइस ने नहीं खिलाई थी? वो उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। नहीं, मुझे नहीं खानी, और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, सारी जिंदगी एहसान जताएंगे। आनिया का मूड वैसा ही था। ओह कम ऑन यार, बीवी को आइसक्रीम खिलाने में कैसा एहसान? आनिया ने अशरफे से उसे देखा। इतने में सानिया बेगम भी आ गई। ये लो, तुम जूस पियो। अरीश ने उनके हाथ से गिलास ले लिया। आनिया मौका देखते ही बगैर कुछ कहे वहां से भाग गई। अरीश नफी में सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। कमरे में आकर ही आनिया ने दम लिया। कमरे का दरवाजा एहतियातन बंद कर दिया था। उसका दिल धक धक कर रहा था। उसने एक लंबा सांस खारिज किया। आखिर अरीश को बैठे बैठाए क्या सूझी? वो आजकल उसके रवैये पर ही हैरान थी। आज से पहले कभी भी अरीश ने यूं उसके और अपने रिश्ते के बारे में नहीं जताया था। फिर अब आखिर? अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजा नॉक हुआ। उसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा।
कौन? वो अपने आप पर काबू पाते हुए बोली। आनिया बेटा, क्या हुआ है? दरवाज़ा खोलो। मदीहा बेगम की आवाज़ पर वो फौरन उठी और दरवाज़ा खोला। जी मम्मा। बेटा क्या हुआ, खैरियत है? मदीहा भी परेशान हुई। जी मम्मा, सब ठीक है, बस ऐसे ही। उसने बहाना बनाया। अब वो अपने आप को संभाल चुकी थी। अच्छा चलो ठीक है, बाहर आ जाओ, कुछ मदद करवा दो मेरी काम में, बहुत काम पड़ा है अभी। वो मसरूफ सी कहने लगी। क्यों मम्मा, क्या हुआ जो इतना काम पड़ गया? वो हैरान हुई। अरे हाँ, तुम्हें तो मैं बताना ही भूल गई। जुम्मे को तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं सारी फैमिली के साथ। वो खुशी से बताने लगी। सच्ची मम्मा, फुप्पो आ रही हैं? अरीज भी आएगी? वो पुरजोश होते हुए बोली। हाँ, सब आ रहे हैं। अब आओ बाहर, बहुत काम है। उसकी मम्मा कहकर बाहर निकल गई। वो भी खुश हो गई। 2 मिनट पहले अरीश की बात भूल गई थी। वो ऐसी ही थी, ज्यादा देर बात याद नहीं रखती थी। वो भी बाहर निकल गई। चची जान, आनिया कहाँ पर है? वो आनिया को ढूंढता हुआ ही ऊपर आया था, तो उसे मदीहा बेगम नजर आई तो पूछ लिया। बेटा वो अपने कमरे में है, कोई काम था? मदीहा बेगम ने पूछा। नहीं चची, असल में वो शायद कल मेरे से किसी बात पर नाराज हो गई थी, इसलिए सोचा मना लूं। वो सर खुजाता हुआ बहाना बनाकर बोला। वो मुस्कुरा कर कहती काम में लग गई। अच्छा चलो सही है, चले जाओ, कमरे में है वो अपने। वो बेड पर बैठी अपनी कोई असाइनमेंट बना रही थी जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाए, वो मसरूफ अंदाज में बोली। उसके कहते ही अरीश अंदर आ गया। आनिया को लगा था कि उसकी ममा होंगी, मगर जब सर उठाकर देखा तो हैरान रह गई। वो जेबों में हाथ डाले खड़ा उसी को देख रहा था। आप आए, बैठे। वो बेड पर जगह बनाते हुए बोली। वो मुस्कुराता हुआ बैठ गया। कुछ काम था? वो उंगलियां मरोड़ते हुए पूछने लगी। जैसी भी थी तो एक लड़की। उसका कंफ्यूज होना अरीश की समझ में आ रहा था। नहीं, मैं बोर हो रहा था, सोचा कि हम कहीं आउटिंग पर चलते हैं। वो ऐसे बोला जैसे उनमें बहुत बेतकल्लुफी हो। और आनिया तो अरीश का ये रूप देखकर ही हैरान परेशान ही हो गई। ऐसे क्या देख रही हो, बताओ ना। आप किसी और के साथ चली जाएं, मैं बिजी हूँ। वो जल्दी से बोली और अपनी किताबों की तरफ इशारा किया कि वाकई फारिग नहीं है। और किसके साथ? वो अबरू उचका कर बोला। चलो ना यार प्लीज, अपने मासूम से शोहर की बात मान लो। वो मासूमियत के सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ बोला। आनिया से तो ऐसा अरीश हजम ही नहीं हो रहा था। जी जी, चलें, वो उठते हुए बोली। उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अरीश मुस्कुराता हुआ उठ गया। जल्दी आ जाओ, नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। वो कहता हुआ कमरे से निकल गया। आनिया हैरान थी। थोड़ी देर बाद वो पोर्च में आती दिखाई दी। हल्की आसमानी रंग की कुर्ती में उसकी सफ़ेद रंगत मजीद खेल रही थी। अरीश उसे देखता गाड़ी में बैठ गया। वो भी जल्दी से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ तुम कहो। वो बेनियाजी से आंखों पर ग्लासेस चढ़ाता आनिया को हिला गया था। हैं? मेरी मर्जी कब से चलने लगी? पता नहीं क्यों, पर वो तंज कर गई थी। आनी, प्लीज़ हम आराम से बात कर सकते हैं? वो तहम्मुल से बोला। जी, क्यों नहीं। वो जितना हैरान होती उतना कम था, इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। आज से पहले अरीश ने अपनी मर्जी की थी, हमेशा। ऐसा नहीं था कि वो आनिया की चलने नहीं देता था। वो हमेशा समझदारी से सही फैसला लेता था। और आनिया को कौन समझाए? वो हमेशा जो कहता आनिया उसकी चुड़ में हमेशा उलट कर देती थी, जिससे उसे गुस्सा भी आता था। और आनिया के लिए वो बेहतर चाहता था हमेशा से, मगर आनिया उस सबको अपने लिए पाबंदी समझती थी। कहाँ वो शरारती सी लड़की और कहाँ वो रिजर्व सा लड़का। एक दफ़ा बचपन में आनिया को साइकिल का शौक हुआ था। तब वो 15 साल की थी। उससे पहले जफ़र साहब से कहा तो कि उसे चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया। उसकी मम्मा भी नहीं मानी थी। उसने ताया जान से सिफारिश करवाई तो आखिर जफ़र साहब को मानना पड़ा। जब इस बात का अरीश को पता चला तो उसको बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसका बस नहीं चल रहा था आनिया का दिमाग ठिकाने लगा दे। वो फौरन से आनिया के पास पहुंचा। तब उसने आनिया से साइकिल की वजह पूछी कि आखिर ऐसा भी क्या है जो वो साइकिल के पीछे ही पड़ गई है। वो आइस भी तो है, मैं उसके साथ साइकिल चला लिया करूंगी और मुझे शौक है। उसके जवाब में आरिश का दिमाग ही घूम गया और उसने आनिया की साइकिल वाले शौक पर पानी फेर दिया और आनिया की साइकिल किसी गली के बच्चे को दे आया और वो रोती रह गई। मगर यहाँ पर वह किसे थी? वो हमेशा से इसी तरह हर दफ़ा उसके शौक का कत्ल करते आया था।
अरीश ने आइसक्रीम पार्लर के बाहर गाड़ी रोकी। अरीश ने खुद से ही उसके लिए उसका फेवरेट फ्लेवर उसके आगे किया तो वो सोचों की दुनिया से बाहर निकल आई। आनी, पकड़ो। हम्म, हाँ, मैंने कहा ले लो। उसने आइसक्रीम की तरफ इशारा किया तो आनिया ने फौरन से पकड़ ली। उस दौरान भी उनमें कुछ बात ना हुई तो अरीश ने इस खामोशी को तोड़ा। आनिया, खैर तो है, जुबान के घर छोड़ आई हो? वो आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। नहीं तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं अब आपसे क्या बात करूं? वो भी आनिया थी, उसी के अंदाज में आंखें पटपटाते हुए बोली। अरीश उसके अंदाज पे मुस्कुरा दिया। चलो शुक्र है तुम वापस आ गई, वो मजाक करता हुआ बोला। कहाँ से? वो अशनबे से बोली। अरे, अभी तुम खामोश थी तो आनिया नहीं कोई और ही लग रही थी, लेकिन अब तुम आनिया लग रही हो। ओ अच्छा, वो समझदारी से सर हिलाती आइसक्रीम खाने लग गई। अरीश भी सर झटक कर मुस्कुरा दिया। बेवफा लड़की, तुम्हें मेरी याद ना आई? अगली सुबह आयज उसके सर पे खड़ा शिकवा कर रहा था। मतलब? आन्या ने आईब्रो चुकाए। वाह, अब मतलब भी मैं ही समझाऊं मतलबी लोगों को। वो मुंह बनाता उसके पास ही शेल्फ पे बैठ गया। ये तुम कब से इतने फलसफी हो गए? ठीक से अपना मतलब बताओ भाई इस बात का। वो चिढ़कर बोली। यार, कल तुम और भैया अकेले ही चले गए आइसक्रीम खाने के लिए। वो उसके हाथ से डस्टर लेता हुआ बोला। तो अब क्या साथ वाली आंटी सकीना को भी लेकर जाते, बॉडीगार्ड की सूरत में? वो उसके हाथ से वापस डस्टर लेते हुए बोली। यार, तुम्हें मैं नजर नहीं आया? हद है, मुझे भी ले जाते। वो अब की बात बताता हुआ बोला कि वो बेचारा क्यों बना हुआ है। ओ अच्छा, तुम घर नहीं थे। अब इतने स्पेशल तो हो नहीं कि हम तुम्हें फ़ोन करके कहते कि अगर आप आना चाहते हैं जनाब आली तो आ जाएं, हम इंतज़ार फरमा रहे हैं। हमें अपना तो कोई काम है नहीं ना जैसे। अब कि वो उसके मुंह को देखते हुए चिढ़ाते हुए बोले। देख ली यार तुम्हारी वफा भी। वो सर झटक कर बोला। मासूम तो वो इस वक्त ऐसे बना हुआ था जैसे आनिया को मालूम ही नहीं कि वो कितना शरीफ है। आइस प्लीज जाओ, तंग न करो, वरना मैं एरिज से कह दूंगी कि तुम बहुत ही बदतमीज किस्म के लड़के हो। आनिया ने आखिरकार तंग आकर अच्छी खासी धमकी ही दे डाली। उफ, आनिया बस करो, तुम न मुझे उस चुड़ैल के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो। वो बदमजा हुआ क्योंकि ये धमकी काम कर जाती थी। अब उसे चुड़ैल तो मत कहो, इतनी प्यारी चुड़ैलें नहीं होती। आनिया अब शेल्फ पर से चीजें समेट रही थी। वो किचन की सफाई कर रही थी और आइज ने उसका सर खा लिया था। भाभी साहिबा, आपको तो ये भी नहीं कह सकते कि अब आपको ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि आपने आना तो इधर ही है। हाय, मैं बेचारा, आइज मसलूमियत से कहता जा रहा था, बगैर आनिया की तरफ देखे जो इस वक्त गुस्से से लाल हो चुकी थी। आइज, तुम्हारी खैर नहीं। वो आइज पर चीखे। आइज आनिया को देखता अपने बचाव के लिए किचन से भागा। आनिया उसके पीछे लपकी। वो भागता हुआ कह रहा था, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आनिया को मजीद गुस्सा आ रहा था। मैं बताती हूँ तुम्हें, इतने तुम सच्चे। वो सीढ़ियाँ चढ़ गया, लेकिन जब आनिया चढ़ने लगी तो उसकी आरीज से जबरदस्त किस्म की टक्कर हो गई। वो गिरते गिरते बची क्योंकि आरीश ने उसे बर वक्त बाजुओं से थामा। अम्मी, वो माथे को मसलते हुए गुस्से से बोली। लोहे के बने हैं आप, मेरा सर, और छोड़े मुझे। जब आनिया सीढ़ियाँ चढ़ने लगी तो आरीज से टक्कर हो गई थी, मगर यहाँ अरीश दिलचस्पी से आनिया को देखने में मसरूफ था। वो झुंझुला ही गई। अरीश ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। सुनाई नहीं दे रहा? अब क्या दिमाग के सतत कान भी जवाब दे गए हैं आपके? वो चिढ़कर गुस्से से बोली। आइस का गुस्सा भी उस बेचारे पर निकल रहा था। नहीं, कान का तो पता नहीं, इस दिल ने जरूर जवाब दे दिया है, वो भी आपके हक में। वो दिल पर हाथ रखता मुस्कुरा कर बोला। जी? अरीश की बात पर आनिया की भूरी आंखें हैरत से फैल गईं। रास्ता छोड़े, आपका इलाज नामुमकिन है। वो बेनियाजी से बोली। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो इस सब का इलाज मुमकिन है। वो मुस्कुराते हुए बोला। क्यों, मैं क्या कोई डॉक्टर हूँ जो इसका इलाज कर सकती हूँ? और छोड़े मुझे। आनिया को बोलते हुए एहसास हुआ कि वो अभी भी उसे थामे हुए है, वरना शायद आयुष की बातों से वो कब की चकरा कर ही गिर गई होती। क्यों छोड़ूं? मेरी बीवी हो तुम, मेरी मर्जी। वो जताते हुए बोला। ये शौहर के दर्जे पर अगर फाइज हो ही गए हैं तो किसी और पर जाकर उसका रोब झाड़ें
اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کی بیوی نہیں، ابھی صرف منکوہا ہوں، صرف منکوہا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولے، او گاڈ، صرف، ابھی بھی صرف۔ وہ صدمے سے بولا۔ اس کا دل کیا کہ وہ آنیا کی عقل پر ہی ماتم کرے، اس کے لیے یہ رشتہ صرف تھا۔ چلو کوئی نہیں، بیوی بھی بن ہی جاؤ گی، وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں۔ وہ سنبھل کر دوبارہ سے شوخ لہجے میں بولا، واٹ، کیا بکواس ہے یہ؟ میں نے کوئی آپ سے شادی وادی نہیں کرنی۔ آنیا تو بھڑک ہی اٹھی۔ عریش اب تک اسے چھوڑ چکا تھا، یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، اف، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ وہ یہ کہتی جھنجھلاتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ ہو گئی۔ عریش بھی اس کے انداز پر مسکراتا سیڑھیاں اتر گیا۔ آئس بھاگتا بھاگتا کمرے میں آ گیا تھا۔ ابھی کمرے میں آ کر اس نے سکھ کا سانس لیا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ اوف، اب کس کو اس وقت یاد آ گئی میری؟ وہ بڑبڑاتا ہوا فون کی طرف لپکا اور فون پر نام دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ پھر جلد ہی سنبھل کر فون یس کیا۔ ہیلو، السلام علیکم، مامی جان کیسی ہیں آپ؟ کہاں پہ تھیں؟ میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں، آپ اٹھا ہی نہیں رہی تھی مامی جان۔ وہ ایک ہی سانس میں فون اٹھاتے ہی شروع ہو چکی تھی کہ آئز نے اسے بیچ میں ٹوکا۔ مامی جان کا بیٹا، خاصا زور دیتے ہوئے وہ شرارت سے صرف اتنا ہی بولا۔ ارج نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اوہ، مجھے لگا کہ مامی ہیں تو میں اس لیے بول دی، اور مجھے کیا پتا تھا کہ آپ ہوں گے۔ ویسے مامی کہاں پہ ہیں؟ میری ان سے بات کروا دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ وہ اب سنبھل چکی تو پھر سے نان اسٹاپ اسٹارٹ بھی ہو چکی تھی۔ تم جب بھی بولتی ہو اتنا زیادہ ہی بولتی ہو؟ آئز نے آئی برو چکا کر پوچھا۔ وہ اس کی بات سن کر تپ ہی گئی۔ آپ سے مطلب؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری زبان میری مرضی، آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ آئز نے فون کان سے ہٹا کر فون کو گھورا اور پھر دوبارہ لگا لیا۔ وہ ہنوز بولنے میں مصروف تھی۔ اور بائی دا وے، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، میں نے مامی جان کو کال کی تھی، کہاں ہیں وہ؟ بات کروا دے میری۔ وہ تنک کے بولی۔ آئز حیران ہوا، یعنی وہ کب سے سمجھ رہی تھی کہ یہ مامی کا نمبر ہے۔ آپ چپ کیوں ہیں؟ بولیں آئز۔ آئز کو ساری بات میں بس اس کے منہ سے نکلا اپنا نام ہی اچھا لگا تھا۔ مس سیرج، فار یور کائنڈ انفارمیشن، آپ نے ماما کی جگہ میرے فون پر کال کی ہے، اور دوسری بات کہ میں آپ کی بات نہیں کروا سکتا ان سے، وہ بازار گئی ہوئی ہیں۔ آئز نے آرام سے جواب دیا۔ کیا؟ واقعی میں یہ آپ کا نمبر ہے؟ اس دن تو مامی نے اسی نمبر سے کال کی تھی، تو مجھے لگا کہ اچھا اسٹاپ، رکے میری بات سنیں، میں نے آپ سے وجہ نہیں پوچھی، اور پلیز آپ کم بولا کریں تھوڑا۔ اس سے پہلے اریج پھر شروع ہوتی وہ بول پڑا۔ اریج کو آئس کی بات پر آگ ہی لگ گئی تھی۔ آپ پھر سے وہی بات کر رہے ہیں، میں بھی اتنا بھی نہیں بولتی جو آپ کو مجھ سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو میرے سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو آپ کال کاٹ دیں۔ ہاں، اس نے بے نیازی سے کہہ کر اپنے بال چھٹکے تھے، مگر دوسری طرف سے کال کٹ جانے کی آواز سن کر دنگ رہ گئی۔ سچ میں کال کاٹ دی؟ وہ فون سامنے کیے موبائل کو دکھ سے دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے لگا کچھ کہے گا۔ بدتمیز انسان، ذرا مینرز نہیں ہے، ایسے بات کرتے ہیں کسی سے؟ وہ موبائل بیڈ پر پھینکنے کے سے انداز میں رکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ادھر آئس کی ہنسی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تو سامنے سے آنی آتی نظر آئی۔ آئس کو تھوڑی دیر پہلے والی بات یاد آئی تو بھاگنے لگا، لیکن آنیا دیکھ چکی تھی۔ آئس کو، رکو ذرا وہیں، میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر رکی۔ اور یہ کس بات پر اتنا مسکرایا جا رہا ہے؟ ایرج کو دیکھ لیا ہے کیا؟ آنیا آئس کے سر پہ کھڑی استفسار کر رہی تھی۔ آئس آنیا کی بات پر ہلکا سا ہنس دیا۔ نہیں، دیکھا تو نہیں، مگر بات ضرور کی ہے۔ او، باتیں کر لیں، ہمیں خبر بھی نہ ہونے دی کہ ہماری دیورانی جی کا فون آیا تھا۔ آنیا نے آئس کو ٹھوکا مارا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ آئس نے سر کھجایا۔ اچھا جی، ابھی سے بچپن کی بھابھی جان پلس دوست گئی تیل لینے؟ ویسے بات کیا ہوئی؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی بولی۔ تو آئس حیران ہوا۔ آنیا، بھابھی جان؟ میں کہتا ہوں تو برا لگتا ہے آپ کو، اب خود اپنے رشتے کو کب سے ڈیفائن کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ آنیا کو خود احساس نہ ہوا تھا کہ وہ کیا بول گئی ہے۔ آئس نے کہا تو سر جھکا گئی۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، نہیں بتانا تو نہ بتاؤ، مجھے تو بیچ میں مت گھسیٹو، اب نہیں پوچھوں گی۔ وہ اپنی خفت مٹانے کو بولی۔ جی جی۔ آئس نے معنی خیزی سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ آئس۔
आनिया आइस को गुस्से से घूरती आगे चली गई। आइस भी सर झटकता हुआ सीटी पर धुन बजाते हुए आगे बढ़ गया। जल्दी कर लो, तुम मेरी शादी पर जाने की तैयारी नहीं कर रही जो इतना मेकअप कर रही हो। आइस आनिया की तैयारी देखते हुए बोला। तुम्हें बड़ा शौक हो रहा है अपनी शादी का। वो आ रही है ना, करवा देंगे शादी भी। वो शौकी से बोली। अच्छा फिलहाल ले तो आए, तभी शादी करवा सकता हूँ। वो आनिया को देखकर बोला जिसकी तैयारियां खत्म ही नहीं हो रही थी। वो इस वक्त सब एयरपोर्ट पर जा रहे थे, जबकि दोनों खवातीन घर पर ही थी। आनिया अपने आप को बगौर शीशे में देखती मुस्कुरा दी। उसने पर्पल कलर की फ्रॉक और नीचे वाइट चूड़ीदार पजामा और साथ में फ्रॉक का हमरंग दुपट्टा गले में अच्छे से लिया हुआ था। मेकअप उसने पूरी जी जान से किया था। आंखों में लाइनर, मस्कारा और काजल था, जो कि उसकी भूरी आंखों को मजीद खूबसूरत बना रहा था, और हल्की गुलाबी लिपस्टिक लगाई हुई थी। लंबे भूरे बाल खोल रखे थे। पाँव में हील पहने वो गुनगुना रही थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। आनिया, हो गया यार, कसम से बहुत प्यारी लग रही हो, अब आ जाओ। आइस आजिज आ चुका था। बच्चू आ जाओ, अब देर हो रही है। नीचे से सानिया बेगम की आवाज़ पर वो दोनों कमरे से निकल आए थे। नीचे सब ही खड़े थे। आनिया की तैयारी पर अरीश ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा था। वो मबहूत सा उसे तक रहा था। फिर एहसास हुआ तो उसने अपने आप को मलामत किया कि कहीं पता नहीं वो क्या समझे। अस्तगफिरुल्लाह, मुंह में बुड़बुड़ाता हुआ आगे बढ़ा रहा। अस्तगफार नहीं, माशाल्लाह कहते हैं। आनिया ने उसे बताना ज़रूरी समझा था। वो अरीश के बराबर में ही खड़ी थी, इसलिए सुन चुकी थी। तुम्हारी तैयारी देखकर मैंने अस्तगफार ठीक ही बोला है। वो इस्तेहज़ाई हंसा। आपको आखिर मेरी तैयारी से मसला क्या है? वो तुनक कर बोली। मैं फजूल बहस में नहीं पड़ता। वो कहता हुआ आगे बढ़ गया। बस करो आनिया, शौहर है तुम्हारा, कह दिया तो क्या हुआ, अब जाओ, देर हो रही है। मदीहा बेगम ने आनिया से कहा, जो खड़ी तिलमिला रही थी। आ जाओ अब, वरना इतनी सारी तैयारी गारत जाएगी तुम्हारी अगर मैं छोड़ गया तो। अरीश ने पलटकर बेनियाजी से कहा। शौहर ऐसा होता है? शौहर मेरा। वो गुस्से से पैर पटकती अरीश के पीछे चलने लगी। मदीहा बेगम फिक्रमंद हुई। ना जाने कब ये लड़की सुधरेगी। वो सानिया बेगम से बोल रही थी। बच्ची है, ठीक हो जाएगी, उन्होंने तसल्ली देते हुए कहा। कहाँ भाभी, 21 साल की हो गई है, अभी बच्ची है। मुझे तो फिक्र रहती है इसकी। कहाँ अरीश इतना मैच्योर, और कहाँ ये। वो फिक्र से बोली। कुछ नहीं होता, अरीश को भी तो चाहिए, ऐसी बात ना करे आनिया से। सानिया बेगम बोली तो मदीहा बेगम चुप कर गई। दो गाड़ियां एयरपोर्ट के लिए रवाना हुई थी। एक में अहमद साहब और जफर साहब ड्राइवर के साथ थे, और दूसरी में अरीश, आयस और आनिया। आनिया हमेशा की तरह फ्रंट सीट पर बैठी थी और आयस पिछली सीट पर था। आनिया बोर हो रही थी। वो शीशे से पार देखने लग गई। आयस अपने मोबाइल पर लगा हुआ था। एक तो मैं बोर हो रही हूँ, इनसे इतना नहीं कि कोई बात ही कर ले, खड़ूस कहीं के। वो अरीश को देखते हुए सोच रही थी। अरीश ने ब्लैक कलर की शर्ट और ब्लैक ही पैंट पहन रखी थी। चेहरे पर सख्ती नुमाया थी। और ये आयस, इसको भी मेरा कोई ख्याल नहीं। वो आयस को मुड़ कर देख रही थी, मगर आयस फ़ोन में इतना मगन था कि उसे पता ही नहीं चला। वो फिर से आगे देखने लगी। एनी प्रॉब्लम? अरीश ने आनिया को एक नज़र देखते हुए पूछा। आनिया ने चौंक कर अरीश को देखा। आपके होते हुए प्रॉब्लम हो सकती है? वो तंज करते हुए बोली। अरीश ने मुस्कुराते हुए सर झटका। फिर क्या हुआ है मेरे होते हुए भी? वो आखिरी अल्फाज पर जोर देता हुआ बोला। आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट क्यों की? वो मुंह बनाते हुए बोली। इंसल्ट? वो हैरान हुआ और एक नज़र आनिया को देखा तो वो उसी को नाराज़गी से घूर रही थी। हाँ इंसल्ट, मुझे देखकर आपने इस्तगफार क्यों कहा? वो उसी तरह नाराज़ सी बोली। अच्छा यार, वो तुम्हें वो बुरा लगा। अच्छा सही है, अब इस्तगफार नहीं कहूँगा। वो संजीदगी से बोला। तो बताओ फिर, मैं कैसी लग रही हूँ? सच बताना। अरीश एक दो सेकंड के लिए तो हैरान ही रह गया। ये आनिया ही थी ना? आनिया के लहजे में एक मान सा था। आयस साहब तो मोबाइल में ही गुम थे, न जाने क्या कर रहा था वो कब से। सच बताऊं आनिया, तो तुम ना मुझे। क्या मुझे? अरीश रुका तो आनिया बेताबी से बोली। तुम ना मुझे चुड़ैल लग रही हो। अरीश बोलता हुआ हंस दिया। अरीश, दफा हो जाओ तुम यहाँ से।
कभी गलती से भी मेरी तारीफ ना करना। वो दोबारा से शीशे के पार देखने लग गई। अरीश सर झटकता ड्राइविंग में मगन हो गया। अभी खामोशी छाई ही थी कि आयस बोल पड़ा, आनिया जिंदा हो? ये इतनी खामोशी से सफर क्यों हो रहा है आज? आयस की बात पर आनिया ने आयस को घूरा। तुम्हारी बाजी से बात हो गई जो होश आ गया? कौन सी बाजी? आयस ने हैरत से पूछा। अरीश अपनी हंसी दबाए ड्राइविंग में लगा रहा। वो बस पहुंचने ही वाले थे। आने दो जरा एक दफा अरीश को, ये तुम्हारी सारी बाजियों को तो मैं ब्लैक लिस्ट में डलवाती हूँ। आनिया ने आयस को मैसेज किया। क्योंकि अरीश भी था तो वो बोल नहीं सकती थी। आयस ने मैसेज टोन बजने पर मैसेज ओपन किया तो वो हंस दिया। क्योंकि वो किसी लड़की से बात नहीं कर रहा था, वो तो गेम में लगा हुआ था। वो लोग उस वक्त एयरपोर्ट के लाउंज में खड़े खुशगप्पियों में मसरूफ थे। पोपो जान और उनकी फैमिली से मिलकर सभी बहुत खुश थे। इस बार वो काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान आई थी। वो लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे। सफ़र ठीक रहा? अहमद साहब जाहिद साहब से पूछ रहे थे, मगर आनिया उन सब बातों से बेनियाज कहीं और ही देख रही थी। और फिर जानकर अरीश के बराबर में आकर खड़ी हो गई। अरीश ने चौंक कर आनिया को देखा। क्या हुआ? उसने हैरत से पूछा। मुझे तो बड़ा चुड़ैल कहना आ रहा था, खुद भी कम तैयार होना था ना। बाकी चुड़ैलों की नजरें आप ही पर हैं। आनिया ने दूर खड़ी लड़की को देखते हुए अरीश पर तंज किया, जो अरीश को ना जाने कब से देखे जा रही थी। अरीश ने आनिया की नज़रों के ताक़ुब में उस लड़की को देखा तो हंस दिया। तुम्हें जेलसी हो रही है? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मुझे मुझे क्यों जेलसी होने लगी? मैं तो उस लड़की की बेशर्मी चेक कर रही हूँ। कैसे धड़ल्ले से देख रही है आपको। आजकल की लड़कियां भी ना, मेरे अलावा। वो दांत पीसते हुए बोली तो अरीश ने उसकी बात पर खुलकर हंस दिया। मैंने लतीफ़ा नहीं सुनाया, वो मुंह बसोरे बोली। वो बाजू चढ़ाते जाने लगी तो अरीश ने उसे फौरन से रोक लिया। उसका क्या भरोसा था, अब उस लड़की बेचारी का सर फाड़ा थी। पागल हो आनी, छोड़ो उसे। मैं किसी और एंगल से खड़ा हो जाता हूँ, और वैसे भी हम बस जाने वाले हैं। वो उससे रिलैक्स करता हुआ इत्मीनान से बोला। आनिया भी कंधे उचकाती उसके बाजू में हाथ डाले खड़ी हो गई और उस लड़की को जताती नज़रों से देखा कि बहन जी दूर रहिए इनसे, ये मेरे हैं। अरीश आनिया की इस बचकाना हरकत पर मुस्कुरा दिया। तुम तोता मैना की जोड़ी सबसे अलग क्यों खड़े हो? बातें करते हुए जाहिद साहब ने उन दोनों को देख कर कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, अब हमें घर चलना चाहिए। अरीश तहम्मुल से बोला। आनिया ने अरीश का बाजू अब छोड़ दिया था, क्योंकि वो लड़की भी वहां से जा चुकी थी। वो सब भी घर की तरफ रवाना हो गए। बड़े फिर एक गाड़ी में थे और सब बच्चे एक गाड़ी में। आनिया और अरीश अब साथ बैठी थी। जब वो लोग घर पहुंचे तो सानिया और मदीहा ने उनका बड़ी गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। अब सब लाउंज में बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे। घर में रौनक सी लग गई थी। हर कोई अपनी बातों में लगा हुआ था। अरीश और आनिया अलग ही अपनी बातों में मसरूफ थी। अरीश बड़ों के बीच में बैठा हुआ था। ऐसे में सिर्फ एक इंसान था जिसे चैन न था। जी, आप लोग बिल्कुल सही समझे, आयस अहमद। तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अरीश खुश होती बता रही थी, जबकि आयस ने वहां अपनी टांग अड़ाना जरूरी समझा। किन किन लोगों से, जरा खुलकर बताओ ना। आयस के डायरेक्ट अरीश से पूछने पर अरीश गड़बड़ा ही गई। यार आयस, तंग ना करो, जाओ सबके साथ जाकर बैठो। आनिया ने अरीश की झिझक महसूस की तो फौरन से बोली। अच्छा जी, अभी आई हैं ये मैडम और तुम अपने दोस्त को इग्नोर करना शुरू हो गई हो। पता नहीं मेरा बाद में क्या होगा। आयस ने दुहाई दी। अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो और जाओ प्लीज, आयस तंग ना करो। आनिया जेच आ गई। अरीश, तुम जुबान उधर ही किसी को उधार दे आई हो, बोल ही नहीं रही। आयस आनिया को यकसर नजरअंदाज किए फिर से अरीश से मुखातिब हुआ। अरीश से तो बोला ही नहीं जा रहा था। पता नहीं फोन पर तो इतना बोल रही थी, अब क्या हो गया था। आयस, तुम जाते हो या मैं बताऊं तुम्हें? आनिया का सब्र जवाब दे गया। क्या बताओगी वैसे आनिया तुम? आयस मासूमियत से बोला, मगर आनिया की घूरी पर वहां से दौड़ लगा दी। आनिया फिर से अरीज के साथ बातों में लग गई। अरीज भी अब पुरसुकून हो गई थी। न जाने क्यों आयस के सामने उससे बोला ही नहीं जा रहा था, जबकि फोन पर तो वो बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी। अपनी इस फीलिंग को वो खुद समझने से कासिर थी।